जय हिंद दोस्तों। जब हम सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एग्जाम आंसर राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। आप जितने अच्छे आंसर्स लिखेंगे यूपीएससी आपको उतने ज्यादा मार्क्स एलोकेट करेगी और जितने ज्यादा मार्क्स आपको दिए जाएंगे अल्टीमेटली उतना ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने का जो सपना है उसके आप क्लोज पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि जब बच्चे आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव येट कॉन्साइज इंट्रोडक्शन जिसको पढ़ के एग्जामिनर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को गेज कर पाए और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अलॉट करे, वो कैसे किया जाए वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको ऑल इंडिया रैंक 6 मैं बात कर रहा हूं कोमल पूनिया जी की, जिन्होंने पहले भी यूपीएससी में एक सिलेक्शन लिया था। वो पहले से एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है, शी इज एन आईपीएस। इस बार दोबारा एग्जाम दिया था और इस बार उन्होंने अपनी रैंक इंप्रूव की, ऑल इंडिया रैंक 6। इनफैक्ट मेंस एग्जाम में 856 मार्क्स हैं उनके, 856 विच इज द सेकंड हाईएस्ट इन द एंटायर कंट्री। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन आंसर्स लिखे होंगे तभी यूपीएससी ने उन्हें इतना हाई स्कोर दिया है। तो कैसे उन्होंने जीएस पेपर 2 में इंट्रोडक्शंस बनाए हैं, आज उनकी जो आंसर शीट है, आंसर कॉपी है, उसको देखकर हम समझेंगे, जिससे आप ये रियलाइज करें कि यूपीएससी मेन एग्जाम में जीएस पेपर 2 में कैसे आप इंट्रोडक्शन बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर पेपर की अपनी डिमांड है। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा है, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा है, इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन ज्यादा है, तो वहां पर जो इंट्रोडक्शंस लिखे जाएंगे वो उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। बट जीएस पेपर 2 ये आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, इनसे रिलेटेड पेपर है और यहां पर जो इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं उनको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चलिए उनकी आंसर की से, आंसर शीट से पहचानते हैं कि कैसे अच्छे आंसर्स बिल्ड किए जा सकते हैं, कैसे आप अच्छे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बट उससे पहले इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर मैं आंसर राइटिंग से रिलेटेड सेशंस लेता रहता हूं, उनकी पीडीएफ शेयर करता रहता हूं और सेशंस जो है उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आंसर राइटिंग में आपकी मदद हो जाएगी। मैं समय समय पर ऐसे टॉपर्स की आंसर की लाता रहूंगा जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए कि इंट्रोडक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखे जाते हैं। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और डेली बेसिस पर 2 लाइव क्लास होती हैं चैनल पर, आप इन दोनों लाइव क्लासेस का भी फायदा उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी अभी मैं कवर करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स। कोमल पूनिया जी की आंसर शीट दिखाने से पहले जीएस पेपर 2 के आंसर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देता हूं। जीएस पेपर 2 ये पेपर हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस, इन चीजों से रिलेटेड है। तो यहां पर जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमारे इंट्रोडक्शन में हम कीवर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। कीवर्ड से मेरा मतलब है जैसे गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, कॉल ऑफ ड्यूटी की टर्म्स। तो आप इंट्रोडक्शन में ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनको यूज कर सकते हैं। और अभी मैं जब आपको आंसर शीट दिखाऊंगा तो आप देखिएगा उन्होंने ये सब यूज किया है। अलग अलग क्वेश्चन में क्वेश्चन की डिमांड को आइडेंटिफाई करते हुए उन्होंने वो सारी चीजें इस्तेमाल की है। इसके साथ साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनकी रिकमेंडेशंस, उसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन है या फिर फाइनेंस कमीशन है, ये जो बॉडीज हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या फिर कोई और कमीशन बना है, कोई और रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कोई रिकमेंडेशन दी गई थी, आप उसको साइट कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, भाई इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन का जो क्रक्स है, क्वेश्चन का क्रक्स, उस क्रक्स को ही उठाकर आप अपना इंट्रोडक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और आप देखिएगा ये सारी की सारी टेक्निक्स अलग अलग आंसर्स में उन्होंने इस्तेमाल किए और ये सब आपकी हेल्प करेंगी एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आंसर के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी दैट ब्रिंग्स द वेरियस सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अंडर वन रूफ होल्ड्स द की टू शोरिंग अप देयर क्रेडिबिलिटी। एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता है, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे कि एक अम्ब्रेला बॉडी बननी चाहिए और इस अम्ब्रेला बॉडी के अंडर जितनी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको लाया जाना चाहिए, जिससे ये सारी की सारी
सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज जो है इनकी क्रेडिबिलिटी, जो सवाल उठते हैं कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जैसे सीबीआई के लिए कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इट इज अ केज्ड पैरट, तो वो जो उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं, वो क्वेश्चंस उठना बंद हो जाएंगे। अब यहां पर इन्होंने किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन बिल्ड किया देखिएगा। टू इनहेंस कोऑर्डिनेशन एंड ब्रिंग इन इफेक्टिव रेगुलेशन बिटवीन various central investigative agencies like CBI, NIA, CBC, there is a need for independent umbrella body। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो क्रक्स है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है उसी को उठाया और वहां पर कुछ की टर्म्स यूज किए, जैसे बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, बेटर तरीके से उन्हें रेगुलेट कर पाएंगे, इस वजह से एक अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए। और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के। यहां पर हुआ क्या, यहां पर उन्होंने एग्जामिनर को एक कन्वे कर दिया कि पहली चीज कौन सी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने वो स्पेसिफाई कर दिया। इसके साथ साथ ये अम्ब्रेला बॉडी जो बनाई जाएगी, इसकी वजह से ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है इनकी फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, बेटर तरीके से आप उन्हें रेगुलेट कर पाएंगे। यहां पर आप अगर ये भी मेंशन कर देते कि भाई उनकी फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है, अगर आप वो भी मेंशन कर देंगे तो वो और आपके आंसर को एनहेंस कर सकता है। बहरहाल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कीवर्ड्स लिए हैं, कीवर्ड्स के साथ साथ उन्होंने सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उनके एग्जांपल्स दिए हैं और जो क्रक्स है, जो बेसिक डिमांड है क्वेश्चन की, उसके साथ उसे अटैच कर दिया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन बन गया। कोशिश कीजिए 3 से 4 लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन फिट कर लें। अगर 3 से 4 लाइन में नहीं हो पाता तो कई बार 4 से 5 लाइन भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे उन्होंने की। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने क्या किया, आपने क्रक्स उठाया और उस क्रक्स को कंबाइन कर दिया कीवर्ड्स के साथ, जिससे आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन लिख पाए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड कलरेबल लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशन। तो यहां पर दो डॉक्ट्रिन जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करती है जुडिशियल रिव्यू के दौरान, एक हो गई पिथ एंड सब्सटेंस, दूसरी हो गई कलरेबल लेजिस्लेशन, उनकी सिग्निफिकेंस, उनके महत्व के ऊपर सवाल पूछा गया है। अब यहां देखिएगा उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद वेरियस प्रिंसिपल्स डॉक्ट्रिन्स फॉर इंटरप्रेटिंग सेंटर स्टेट रिलेशन। अब इस क्वेश्चन में सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात हुई है, तो उन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट की जो भी डॉक्ट्रिन्स है, जो सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व करती है, उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अलग अलग समय पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स लेकर आती है। अब उन्होंने यहां से वो डॉक्ट्रिन्स जो मेंशन की गई है उनको भी पिक नहीं किया। जब वो बॉडी में आएंगी तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, उनको मेंशन करेंगी, कैसे वो सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप को और बेटर करते हैं और इनहेंस करते हैं, इंप्रूव करते हैं, वो उस सब को एक्सप्लेन कर देंगे। बट उन्होंने क्या किया, टू राइट अ क्रिस्प इंट्रोडक्शन, 3 लाइन में उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। उन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन और सुप्रीम कोर्ट की डॉक्ट्रिन्स, उसको, ये जो पूरा का पूरा क्रक्स था, अगेन उस क्रक्स को इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, उस क्रक्स को इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास कोई रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जहां पर सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी लेटेस्ट जजमेंट, किसी लेटेस्ट रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को इनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए किसी डॉक्ट्रिन को मेंशन किया है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इट्स अ वेरी सिंपल येट अ वेरी इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा क्रक्स जो है वो यहां पर आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले वाले आंसर में अगर आप देखेंगे और इस आंसर में भी, दोनों आंसर्स में वो क्या कर रही है, वो जो क्वेश्चन का सार है, जो क्रक्स है, उसी को अपना इंट्रोडक्शन बना रही है, विच इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। आपको कोई बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है इंट्रोडक्शन लिखते हुए, और पूरा का पूरा क्रक्स इसमें आ भी जाएगा, जिससे एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि बच्चा जो है वो क्वेश्चन के सार को समझ गया, वो किस बात को एड्रेस करना है उस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना आंसर लिख रहा है। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। नेक्स्ट, डू यू एग्री विद द व्यू दैट देयर शुड बी साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात हो रही थी पिछले काफी लंबे समय से, उसी के ऊपर क्वेश्चन है।
अब यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने जो आपकी बॉडीज हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, उनकी रिकमेंडेशंस के साथ इसे जोड़ दिया कि लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन और बहुत सारी और बॉडीज भी ऐसी हैं जिन्होंने समय समय पर यह कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए एज अ स्टेप टुवर्ड्स वन नेशन वन इलेक्शन। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो रिकमेंडेशंस है, उन रिकमेंडेशंस के साथ उन्होंने इसे जोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बैठाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन भी आई थी, वो सारी चीजें वहां थी। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उनको उठाया और उसके साथ क्वेश्चन की डिमांड को जस्टिफाई कर दिया। अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं, आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको आप यूज कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन या फिर कोई रिपोर्ट आ रही है, जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, आप उसको कोट करते हुए स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन का क्रक्स, जो सबसे सिंपल येट सबसे इफेक्टिव टेक्निक, आप उसे यूज कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट जो है, अगर वो आपके आंसर से लिंक हो रही है, आप उसको भी लिंक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे एक अच्छा आंसर, एक इफेक्टिव आंसर या फिर एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमने समझ लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, उनकी रिकमेंडेशन उन्होंने कोट की और उसके हिसाब से लिख दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिएगा अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से वो इंट्रोडक्शंस जो है वो लिखे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जो क्रक्स था वो आ गया था, उसके बाद हमने देखा कि जो बॉडीज हैं उनकी रिकमेंडेशन उसके अकॉर्डिंग आ गया। डिस्कस द नीड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी अराउंड देम। भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चित और अस्पष्टता के आलोक में उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंटेरियंस को कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है आर्टिकल नंबर 105 के अंडर, तो उसके ऊपर। अब यहां पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उन्होंने देखिए क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उठा लिए। आर्टिकल नंबर 105, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दो टाइप के होते हैं, उन्होंने वो स्टार्टिंग में ही जस्टिफाई कर दिया कि भाई इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं और कलेक्टिव प्रिविलेज होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल मेंशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया गया और इसके साथ साथ कितने टाइप के प्रिविलेज होते हैं। सो 5 to 6 लाइंस में इंट्रोडक्शन भी आ गया, हमें यह भी समझ में आ गया कि भाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कितने कैटेगरीज में होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अगेन अगर आप देखोगे वर्ड्स बहुत कम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है, सिंपल है और इफेक्टिव है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मेरी आंसर राइटिंग पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, क्या मेरे मार्क्स पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कुछ ऐसा नहीं होता। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, बट जो आप लिख रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन लिखे गए, कहीं क्रक्स लिखा गया है, कहीं रिकमेंडेशंस के बारे में बताया गया है, कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बताया गया, उसे एक्सप्लेन किया गया डिटेल में जाके, बहुत कम वर्ड्स में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ आंसर राइटिंग। ये मत सोचिए कि नहीं मुझे आंसर जो लिखना है वो आंसर बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज में लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके मैं चीज को एक्सप्लेन कर दूं। आपको स्पेस मिलेगा आंसर की बॉडी में। इंट्रोडक्शन में हम कोई बहुत डिटेल में जाके बात नहीं कहते, इंट्रोडक्शन में हम कम वर्ड्स में क्वेश्चन का पूरा जो सार होता है उसको लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे आप देख ही रहे हो। अगेन, while the civil services board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which needs to be addressed. हालांकि सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। तो यहां पर सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है, सिविल सर्विसेज बोर्ड, उसकी फॉर्मेशन को हमारी ब्यूरोक्रेसी की फंक्शनिंग के साथ जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा। Indian bureaucracy is ailing with many issues such as red tapeism, corruption, etc., which calls for setting up of civil services board. Again,
कितना इफेक्टिव इंट्रोडक्शन है और क्रक्स के साथ पूरा जोड़ दिया। क्वेश्चन का सार क्या है, क्रक्स क्या है? हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिविल सर्विसेज, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है? वो हो सकता है सिविल सर्विसेज बोर्ड। यही तो है ना, व्हाइल द सिविल सर्विसेज बोर्ड कैन बी अ स्टेप फॉरवर्ड इन मेकिंग इंडियन ब्यूरोक्रेसी मोर इफेक्टिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड इंडियन ब्यूरोक्रेसी को और इफेक्टिव बना सकता है, बट उसके भी कुछ इश्यूज है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन में ही ये बता दिया कि भाई हमारी जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में कुछ चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस क्या है? वो है रेड टेपिज्म, वो है करप्शन, और सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है वो उनका सॉल्यूशन हो सकता है। अगेन क्या है ये क्रक्स है। क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए, उसका सार समझ में आ जाए, आप उस सार को आधार बनाते हुए अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए कि उसका क्रक्स क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो स्टेटमेंट है, उसका क्रक्स क्या, उसको अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद उसी क्रक्स को अपने आंसर का इंट्रोडक्शन बना लीजिए। मैंने आपको 5 आंसर दिखाए, 5 में से 3 आंसर्स ऐसे हैं जहां पर वो क्रक्स ही उनका इंट्रोडक्शन बन रहा है, आप देखिएगा, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बन रहा है। उसी चीज को उठा के बस वो इंट्रोडक्शन बना रही है। एंड आप देखिए, शी इज अ कैंडिडेट जिनका पहले भी सिलेक्शन हो चुका है, वो आईपीएस सिलेक्ट हुई, इस बार रैंक इंप्रूव की, ऑल इंडिया रैंक 6 तो है ही, इसके साथ साथ पूरे इंडिया में मेंस में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं, विच इज नॉट अ स्मॉल फीट। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं मेंस में रिटन में। और देखिए आप इंट्रोडक्शन कितने कितने सिंपल मैनर में, कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं, बट वो पावरफुल। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर 2.0 इन ट्रांसफॉर्मिंग द इकोसिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनिशिएटिव का नाम लिखा अशर्ड इन गुड गवर्नेंस बाय डिजिटाइजिंग सर्विस डिलीवरी अ स्टेप टुवर्ड्स ई गवर्नेंस। मैंने आपसे क्या कहा था, कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स को उन्होंने हाईलाइट किया। देखिए, ई गवर्नेंस के साथ जोड़ा, उसको अंडरलाइन किया गया, गुड गवर्नेंस के साथ जोड़ा, उसको अंडरलाइन किया गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव कैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी फंक्शनिंग को बेटर कर रहा है, उसको उन्होंने ऐड कर लिया। और ये जो उन्होंने ऐड किया, इसको उन्होंने अंडरलाइन किया। सो कीवर्ड्स यूज किए, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, जिससे वो मिस आउट ना हो। ये भी बहुत जरूरी होता है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आंसर राइटिंग में जो कीवर्ड्स हैं, आपके की टर्म्स हैं, उनको हाईलाइट करते चलिए, अंडरलाइन करते चलिए, जिससे वो मिस ना हो। एग्जामिनर को क्रिस्टल क्लियर वो चमकने चाहिए कि हाँ, एस्पिरेंट ने उनको यूज किया है और सही जगह पर सही तरीके से यूज किया गया। तो यहां पर जो इनिशिएटिव है वो कैसे इकोसिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, कैसे गवर्नेंस इकोसिस्टम को, क्योंकि सर्विस डिलीवरी का मतलब यही है गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के इकोसिस्टम को कैसे इनहेंस कर रहा है, कैसे इंप्रूव कर रहा है, वही चीज उन्होंने बताई है, बट कीवर्ड्स यूज करके, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन, सर्विस डिलीवरी। क्रक्स, कीवर्ड्स, ये दोनों बहुत इफेक्टिव मेथड्स हैं अगर आप एक सिंपल येट इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं। मैंने आपको 6 आंसर दिखाए, 6 के 6 आंसर में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगह जगह ये क्रक्स जो है इसको उतारने की कोशिश की है, क्रक्स लिखने की कोशिश किया है, कीवर्ड्स, की टर्म्स जो है उनको लिखने की कोशिश किया और उन्हें हाईलाइट किया है। आप भी धीरे धीरे करके इसी तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को इस मेथड के ऊपर मॉडल कर सकते हैं। और एक बार आपने अपनी आंसर राइटिंग को इस मेथडोलॉजी के ऊपर मॉडल कर लिया, देन ट्रस्ट मी, एक अच्छा स्कोर आप भी अचीव कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में। बट प्रोवाइडेड पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप ये इंट्रोडक्शंस लिख सकते हैं। बट फॉर दैट फर्स्ट यू वुड रिक्वायर बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए मेंटोरशिप का बैच है, आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच है। अब फाउंडेशन बैच में चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो सारी चीजें करवाने वाला हूँ। और अगर आप मेंटोरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। मेंटोरशिप का फायदा ये है, यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन टारगेट्स हम आपको दे रहे हैं। आपको वीकली टारगेट्स को अचीव करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है टारगेट को अचीव करने में, आप हमसे कनेक्ट करेंगे, हमसे बात करेंगे, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको
प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे टॉपिक खत्म होने के बाद, जिससे आप और बेटर तरीके से अपने एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। चाहे फाउंडेशन बैच की बात कर लीजिए, 16 जून से नया बैच शुरू हुआ है, चाहे आप मेंटोरशिप के बैच की बात कर लीजिए। आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर है 9634644992। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। बैचेस और मेंटोरशिप की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट मेक श्योर 2026 या 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द वो तैयारी शुरू कर दीजिए। समय कम है, काम बहुत सारा है जो आपको पूरा करना है, और ये मेक श्योर करना है कि आपको सिलेक्शन ले पाए। एडमिशन लेने के लिए आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर टाइप करना है यूपीएससी टॉपर्स हब। आप वेबसाइट पर आ जाएंगे टॉपर्स हब की, तो यहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। हर बैच की डिटेल यहां पर अवेलेबल है, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो मेंटोरशिप का बैच हो, और कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है। कॉम्बो बैचेस में 2 बैचेस को कंबाइन कर देते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पर जो मैंने बताया इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कांटेक्ट अस के ऑप्शन में मिल जाएगा नंबर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी कि कैसे जीएस पेपर 2 में एक टॉपर अपने आंसर लिख रही है, और टॉपर भी मैं बात कर रहा हूँ जिनके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है पूरी कंट्री में, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है। तो कितने सिंपल येट कितने इफेक्टिव पावरफुल इंट्रोडक्शन है, क्योंकि वो अपनी बात बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं। ऑलराइट, किसी को कुछ भी और डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है। ये रहा क्यूआर कोड, इसको स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, और भी पीडीएफ आंसर राइटिंग के सेशन जो मैं लूंगा वो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।